Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of Metrology and Measuring Instrument from RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा। जैसा कि हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने बताया था कि जिस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, फोर्स मेजरमेंट करना है, एक्सेलरेशन मेजरमेंट करना है, टॉर्क मेजर करना है, एंगुलर वेलोसिटी मेजर करनी है, लीनियर वेलोसिटी मेजर करनी है, तो इन सब मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। और उन सभी इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रांसड्यूसर यूज होता है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मीन्स नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और विद्युत राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करता है। तो ज़्यादातर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है। हम पिछले लेक्चर में बात किए थे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं ट्रांसड्यूसर की सहायता से। आज मैं बात करूँगा किस तरह से लीनियर वेलोसिटी मेजर करेंगे एंड एंगुलर वेलोसिटी मेजर करेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे पहले लीनियर वेलोसिटी की। देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी दो टाइप की होती है। वेलोसिटी एक तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से लीनियर होता है, एंगुलर होता है, उस तरह वेलोसिटी भी लीनियर होगी, लीनियर और एंगुलर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम में देख लेंगे तो वही तो वेलोसिटी होती है। आप जानते हो कि चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल यही होता है, स्पीड आप लोग जानते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहे हो वही वेलोसिटी देता है। तो आप अब क्या कर रहे हो, लीनियर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो। आप लीनियर वेलोसिटी को मेजर करना चाहते हो। देखिए लीनियर वेलोसिटी को अगर मेजर करना है आपको, तो इसमें दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज, ज़्यादातर बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एक होता है मूविंग मैग्नेट टाइप ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंट, और एक है आपका मूविंग कॉइल टाइप वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर। देखिए पहला मैं बात करूँगा मूविंग मैग्नेट टाइप ट्रांसड्यूसर। इसकी सहायता से हम वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे। देखिए जैसा कि इसमें नाम से लग रहा है मूविंग मैग्नेट टाइप, इसमें कोई एक मैग्नेट होगा वो मूव करेगा, मीन्स जो चुंबक होगा। मूविंग मैग्नेट टाइप ट्रांसड्यूसर में नाम से ही लग रहा है मूविंग मैग्नेट, मीन्स इसमें एक चुंबक होगा, वो मूव करेगा, मीन्स आगे पीछे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो उसी की सहायता से ट्रांसड्यूसर बनाए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक चुंबक होता है। चुंबक जानते ही हो, चुंबक क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होती है और किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है चुंबक। जैसे ये देखिए, ये आपका चुंबक है, यही मूव करेगा। कैसे मूव, देखो चुंबक क्या है, इसमें कौन से पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कैसे इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से लेके साउथ पोल में ऐसे निकलती है। देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होती है, और साउथ पोल ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ में ऐसे जाती है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगर मान लो कोई मेटल या कुछ भी मेटल होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे लाओगे, अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र के रेंज में आएगा इस चुंबक के, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में नहीं आएगा तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये चुंबक का सिद्धांत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअली दिखता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये काल्पनिक लाइन होती है। और ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक को कितना भी छोटा काटोगे, मान लो ये चुंबक है, इसको कितना भी छोटा काटोगे, तब भी नॉर्थ पोल और दो पोल बनते हैं। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनते हैं। और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाके मिलती है। तो अगर ये आपका चुंबक का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी मूविंग मैग्नेट टाइप में आप लोगों का, कि इसमें एक मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। जैसे देखिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें है। अगर मान लो जिसकी वेलोसिटी हमें मेजर करनी है, मीन्स कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हमें भी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी समझ रहे हो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी रेखी गति, मीन्स
कि अगर कोई भी वस्तु लाइन में, एक सीधी लाइन में जा रही है तो उसको कहते हैं रेखीय गति। अगर डिस्टेंस जा रही है और उसके टाइम में कुछ टाइम लगे तो वेलोसिटी हो जाएगी d/t, इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर क्या होगा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी घूम रही है, जैसे साफ्ट क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, तो उसका क्या निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ना कि लीनियर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वो एंगल के टर्म में घूम रहा है। एंगल कैसे, जैसे साफ्ट है तो ऐसे घूम रहा है, तो आप जानते हो ऐसे पूरा एक बार घूमेगा तो कितने एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त होता है, वृत्त के रूप में घूमेगा। एक वृत्त कितने 360 डिग्री का होता है, समझ गए? तो इसलिए इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन में रखा गया। अगर वेलोसिटी मेजर कर लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, समझे? देखो जैसे लीनियर वेलोसिटी मेजर करना है, देखो ये चुंबक हो गया और इसके ऊपर देख रहे हो ये, और जिसकी भी वेलोसिटी मेजर करनी है, जिसका भी हम लीनियर वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं, उस चुंबक के पास इसके चुंबक से अटैच कर देते हैं। कैसे चुंबक से अटैच कर, देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक है, इसके ऊपर ये देख रहे हो, उस ऊपर यही ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। अगर मान लो उसकी लीनियर वेलोसिटी मेजर करनी है कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो इसके चार, ये दोनों तरफ क्या है, ध्यान देना, सॉरी, इसके दोनों तरफ क्या है, इसके दोनों तरफ क्या है, एक रॉड नुमा, देखो ये तो रॉड नुमा क्या है, स्थायी चुंबक है। इसके दोनों तरफ क्या है, एक ये चारों तरफ कॉइल लपेटी हुई है, ये दोनों तरफ कॉइल लपेटी हुई हैं। किस पे कॉइल लपेटी हुई हैं, ऐसे तो कॉइल लपेटोगे नहीं, किसी लोहे पर लपेटोगे। तो कैसा ये अरेंजमेंट है, ध्यान से देखना, एक ऐसे है, इसके चारों तरफ कॉइल लपेटी हैं, फिर एक ऐसे है, इसके चारों तरफ कॉइल लपेटी गई हैं, और बीच में आपका क्या है, एक चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। और क्या है, जिसकी भी हमें भी, ध्यान से सुनना, जिसकी भी हमें लीनियर वेलोसिटी, जिसकी भी हमें रेखीय गति निकालनी है, उसको इस पे अटैच कर दोगे, समझे? और यहाँ से आउटपुट बोल रहे। अब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, जब क्या होगा, जैसे पहले मान लो ये चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे आएगा चुंबकीय क्षेत्र। जब ये चुंबक आगे जाता है, जैसे चुंबक जाते को यहाँ पे चुंबक पहले यहाँ पे रहा होगा, पूरा रहा होगा, जब ये चुंबक आगे गया मीन्स देखो इतना गया आगे, तो इतना बीच में एयर गैप मिला, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इतना दूर रहा। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स, देखो ध्यान से देखना, अब इसको एक यहाँ पे और डायग्राम बनाता हूँ एक जगह और, तो समझ में आएगा शायद आप लोगों को। यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं उसका, ध्यान से देखना। मूविंग कॉइल, जैसे देखो मैंने बताया है दोनों एक तरह से समझ लो, दो पहरेदार हैं, दोनों पहरेदारों की ओर चारों ओर कॉइल लपेटी गई है। कॉइल किस पे कॉइल लपेटी गई है, लोहा है, ये आयरन है, इस पे कॉइल। अब मान लो जिसकी भी वेलोसिटी मेजर करनी है, उसके क्या करो, स्थायी एक चुंबक है, इसके बीच में रख दो। अब क्या करो, इससे अटैच कर दो, जिसकी वेलोसिटी, जिससे देखो अटैच कर दिया गया। अब इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब ये ऊपर मोशन करेगा, जैसे मान लो कैसे मोशन करेगा, ये क्या मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, नाप क्या रहे हो, वेलोसिटी नहीं मेजर कर रहे हो, लीनियर वेलोसिटी। जब लीनियर वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, रेखीय चाल जब आप नाप रहे हो, तो रेखीय चाल नापने के लिए क्या करोगे, कुछ डिस्टेंस तक जाओगे, तभी तो टाइम इंटरवल में देखते हो। तो जब तक चलोगे नहीं तब तक चाल कैसे मिलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो चुंबक पे लगा हुआ है, वो आगे जा रहा है। तो आगे जाके मान लो ये देखो, ये ऐसे है, दोनों तरफ ये कॉइल लपेटी हुई हैं, जैसे ये आगे पहुँच गया, ध्यान से देखना, ये आगे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इस पे ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमें वेलोसिटी मेजर करें, और ये चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितना बड़ा चुंबक है ये देखो, कर्सर ध्यान से देखना, ये चुंबक है आपका। तो एक बात बताओ, इतना गैप मिला। आप लोग ये बात जानते हो कि जब इसके चारों तरफ, इस चुंबक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, जब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब देखो इतना, पहले चुंबकीय क्षेत्र इतना दूर था, पूरा चुंबकीय क्षेत्र था। अब क्या, इतना गैप मिल गया, इतना चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ चला गया।
तो कमी आ गई, तो इसी कमी के ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि चुंबक यहाँ खींच रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं रहा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जो कमी हो रही है या नहीं चुंबकीय क्षेत्र रह रहा है, तो इसके कारण एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली के जो सिरे, जो इसके सिरे पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय आपका बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया। जिसका मैग्नीट्यूड, ये ईएमएफ किसके बराबर होगा, जिसका परिमाण लीनियर गति, कितना ये ऑब्जेक्ट मोशन किया इस पे जो जुड़ा हुआ है, उसी के बराबर होगा। समझ में आ गया। यही था। अगर मान लो देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये आपका, ये इस पे वाइंडिंग लपेटी हुई है, ये वाइंडिंग लपेटी हुई है। मान लो बॉडी यहाँ तक मूव करके चली गई। अब देखो इतना एयर गैप मिला, तो जितना ही ज़्यादा एयर गैप होगा, जिसका जितना ही, जैसे मान लो इस पे ये कौन सा है, ये चुंबक है और इसी के ऊपर रखा गया है, समझ जो मोशन कर रहा है, जिसकी एक बार बताओ वेलोसिटी मेजर कर रहे हो ना, रेखी गति मेजर करो, तो किसी ऑब्जेक्ट की तो रेखी गति मेजर कर रहे हो, नापोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट इसी पर जुड़ा है। तो अब देखो इतना गैप मिल गया, तो देख रहे हो इतना गैप मिल गया, तो इतना गैप मिल गया, तो इसके कारण ईएमएफ और ज़्यादा जनरेट, किसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में। और उसी ईएमएफ को, प्रेरित चुंबकीय बल को नाप लेंगे, वही इसके लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी के डिस्टेंस और कितने टाइम में गया, वही लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे आप लोग जानते हो कि जब फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये बात फैराडे के नियम से आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में। नहीं जानते हो तो दिमाग में थोड़ा सा रख लो कि इसी सिद्धांत पे काम करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पे। समझ में आ गया। ये होता है। अब ये हो गया मूविंग मैग्नेट टाइप। देख रहे हो क्यों नाम दिया गया, क्योंकि मूविंग मैग्नेट मूव कर रहा है। अभी तो मैंने बताया था किस तरह से चुंबक देखो मूव कर रहा है, इसमें आगे पीछे जा रहा है। चुंबक कैसे जा रहा है, इसी पर तो कनेक्ट है, इसी पर तो ऑब्जेक्ट रखा गया, वही आगे पीछे जा रहा है। अब आते हैं मूविंग कॉइल टाइप वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर। देखिए इसमें नाम से लगा, इस तरह से पिछले मूविंग मैग्नेट टाइप में क्या हो रहा था, मैग्नेट मूव कर रहा था, इसमें क्या होगा, कॉइल मूव करेगा। जो कैसा कॉइल, ध्यान से देखना, ये जो दोनों कॉइल कहाँ थी पिछले जो टॉपिक था, देखो इसमें कॉइल यही थी ना, यही तो कॉइल है। अब क्या होगा, इसमें चुंबक आगे पीछे जा रहा था, अब इसमें कॉइल आगे पीछे जाएगा, ये मूव करेगा। कैसे ये मूव करेगा, ध्यान से देखो डायग्राम देखो ये है आपका, ये आपका, ऐसे देखिए इसमें क्या होगा, देखो ये चुंबक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। देख रहे हो, साउथ पोल है, नॉर्थ। चुंबक की हमेशा निशानी यही होती है कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहेगा। समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, जो भी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो चुंबक, देखो ये आपका कॉइल है, देख रहे हो, ये मूविंग कॉइल है, जिसे नाम से लग रहा है मूविंग कॉइल टाइप ट्रांसड्यूसर। इसमें जो कॉइल होगा वो मूव करेगा, ये चुंबक स्थिर होगा। अब देखो ये कॉइल किस पे होगा, ये देखो, ये एक बात बताओ, कॉइल क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग बेटा। कॉइल मैंने पिछले जो मैंने बताया था, इसमें कहाँ गया, इसमें कॉइल मैंने बताया था। एक बात बताओ, जब किसी तार को किसी पर लपेटते हो ना, ऐसे तार को किसी के चारों ओर लपेटोगे ना, जैसे इस पे देखो, इसमें लपेटे हो ना चारों ओर, तो उसी तरह से इसमें भी लपेटोगे चारों ओर। देखो किस पे लपेटे हो, जैसे ध्यान से देखना, लपेटना में वाइंडिंग करना होता है। जैसे देखो ये आर्म और मूवी, देखो यहाँ पे है, ये ऐसे एक रॉड है, इसी के चारों तरफ कॉइल लपेटी हुई है। देखो कॉइल देखने में ऐसे लग रहा है कॉइल, लेकिन इसी के चारों तरफ कॉइल लपेटी हुई है, और इसके ऊपर, इसके नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे चुंबक रखा हुआ है। चुंबक रखा हुआ है, और चुंबक के बीच में ये रखा हुआ है। समझ में आ गया। तो इसमें जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल मीन्स जो चल कुंडली है,
प्रकार के ट्रांसड्यूसर में चुंबक के स्थान पर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है। कौन करता है? कुंडली मीन्स कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है, जिससे कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली के गति के समानुपाती होता है। मीन्स जब ये कुंडली मूव करेगा, देखो ये मास पे रख दोगे, ये पिवोट कर दोगे यहाँ पे, जब ये कुंडली ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, देखो जैसे मूव कर रहा है ना, देखो यहाँ पे किसी पोजीशन पे यहाँ पे था, एक पोजीशन पे यहाँ पे है, एक पोजीशन पे, ये पोजीशन दिखाया गया है। जब ये मूव कर रहा है, कुंडली मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये देखो चुंबक है, ये अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद से फिर यहाँ से मास से जोड़ दिए होगा, मीन्स यहाँ पे जो भी मोशन होगा, ये भी देखो, एक तो चुंबक है उसके चारों ओर, उसके बाद से यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, तो कोई मोशन करेगा तो ही तो वेलोसिटी मेजर करोगे, उसको यहाँ पे रख दिया गया, इसका मास है, मास देख रहे हो, ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी मूव करेगा, ये मूव करेगा, और ये जितना ही मूव करेगा उतना ही विद्युत वाहक बल कुंडली के सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुंडली के गति के समानुपाती हो जाएगी। मीन जितना ही तेज कुंडली गति करेगा, एक कॉइल इसमें गति करेगा, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न, उसी को नाप लेंगे, फिर विद्युत वाहक बल उसके वेलोसिटी के बराबर होगा। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसा मैंने ट्रांसड्यूसर में बताया था, उसी तरह ट्रांसड्यूसर करता क्या? एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मीन्स नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जैसे देखो इसमें नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन सा है? ये बॉडी है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो मतलब नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल। और सिग्नल कौन सा मिल रहा है तुम्हें? सिग्नल के फॉर्म में हमें मिल रहा है आपका जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक। ये प्रेरित विद्युत वाहक नाम में ही लग रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक छुपा हुआ है। इसका मतलब हम किसको मेजर देख के, EMF को देख के ये बता रहे हैं कितनी वेलोसिटी है। देख रहे हो? मतलब जितना EMF होगा, जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या EMF उत्पन्न हो रहा है, उतना ही आपका वेलोसिटी मिल रही है। उसी को देख रहे हो, वेलोसिटी को प्रेरित विद्युत वाहक बल से देख रहे हैं। यही ट्रांसड्यूसर करता है। अब आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हो? जैसे नाम से लग रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी मीन्स इसमें कौन सी वेलोसिटी मेजर करोगे? जो भी बॉडी आपका क्या हो, रोटेट करेगी। जैसे ये बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, जैसे कौन सी बॉडी रोटेट करती है? साफ्ट रोटेट करती है ना, तो साफ्ट की हम क्या करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी मेजर करते हैं साफ्ट की। ये साफ्ट रोटेट करती है, देख रहे हो? इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। कैसे? देखो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाहे एंगुलर वेलोसिटी रहे चाहे लीनियर वेलोसिटी है। मान लो एंगुलर वेलोसिटी कब देखते हो? कोणीय वेग कब देखते हो? इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग कब देखते हो? जब कोई बॉडी यहाँ से मूव करते हुए ऐसे आए, ऐसे तो कितने, देखो किसके एंगल में? ये 360 में चला है, तो कि डिस्टेंस कितना चला? एक एंगल में चला। एंगल मीन्स 360 डिग्री में चला, तो 360 एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन। एंगल का मात्रक, एक मिनट, जैसे यहाँ पे ये बॉडी जा रही, यहाँ से ये बॉडी यहाँ से गई, यहाँ पर पहुँची, तो ये डिस्टेंस चला किस में डिस्टेंस में चला? 360 डिग्री चला, तो डिस्टेंस किस में चला? रेडियन। 360 डिग्री नहीं एक्चुअली होता है, कोण का मात्रक किस में होता है? अगर ऐसा यूनिट देखेंगे रेडियन। अब वेलोसिटी देख रहे हो, तो डिस्टेंस रेडियन हो गया अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय कितना? समय किसको मेजर करते हो? सेकेंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो रटने की जरूरत नहीं है, डिफाइन ऐसे भी बना सकते हो आप। अब देखो इसको मेजरमेंट करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को टैकोमीटर यूज करते हैं। टैकोमीटर, जैसे ये टैकोमीटर क्या करता है? जो भी शाफ्ट हो उनकी वेलोसिटी, जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी देखा कि कितने RPM में मूव करता है। मीन्स RPM में, रेडियन पर सेकेंड भी होता है, लेकिन RPM को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ओमेगा = 2πn/60, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो n की वैल्यू दे देगा ये,
जो भी टैकोमीटर एन की वैल्यू दे देगा और 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा दे दो, वही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो देखो अब यहाँ पे पहला है मैकेनिकल टैकोमीटर और इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। देखो मैकेनिकल टैकोमीटर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। मैकेनिकल टैकोमीटर, टैकोमीटर यूज होता है एंगुलर वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए। पेपर में ऐसे आता है कि टैकोमीटर किसके लिए यूज होगा, तो आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे एंगुलर वेलोसिटी, उसमें दिया रहेगा लीनियर वेलोसिटी ऑप्शन, एंगुलर वेलोसिटी ऑप्शन, और भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऐसे दिया रहेगा। तो आप उसमें जान दो टैकोमीटर किसके लिए यूज होता है, एंगुलर वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, रेखी कोड़ी में। अब देखो ये क्या होता है, ये स्पिंडल होता है और यहाँ पे स्टार्ट या रीसेट बटन होता है, यहीं से स्टार्ट या रीसेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको स्टार्ट करना है तो क्या करो, यहाँ से ऐसे क्लिक कर दोगे और इसको स्पिंडल को, जैसे मान लो ये शाफ्ट है आपकी, ये शाफ्ट है, इसी को देखना है आरपीएम कितने, तो ये क्लिक करो कटाक दे, और ये जो ये सिरा है ना इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको लगा दो इसी शाफ्ट पे, इसके शाफ्ट गोल रहेगा ना, इसके बीच में लगा दो। तो ये उसके बाद से बीच में लगाओगे, उसके बाद से अपने हाथ से प्रेस करो। जब प्रेस करोगे तो ये जो डायल है ना, ये डायल पे तुम्हारी रीडिंग देगी कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से काम करता है ये। देखो इट हैज ए सिंपल स्पिंडल, ये स्पिंडल है which can attach to this measurement. The spindle is connected to mechanical counter which display the count. The indicator has an inbuilt stopwatch and mechanical counter without automatic disconnected. देखो वही मैंने बताया है कि जैसे मान लो जो शाफ्ट है, जैसे ये शाफ्ट है, इसकी मुझे एंगुलर वेलोसिटी मेजर करनी है, तो क्या करो, इसको जो टैकोमीटर मैकेनिकल टैकोमीटर इसको ले आओ, ये जो स्पिंडल है, ये जो आगे का ये सुई जैसे नोक बना हुआ है ना, इसको इसमें फंसा दो। कैसे फंसा दोगे, इसको ऐसे उठाओ यहाँ पे लाके लगाओ, यहाँ पे स्पिंडल ऐसे आएगा, ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे टैकोमीटर है। उसके बाद से फिर इसको जब प्रेस करोगे तो इस पे ये डायल जो है ना, ये डायल घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है ना, ये शाफ्ट घूम रहा है, तो तुरंत रीडिंग बता देगा कितना हो गया। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका मैकेनिकल टैकोमीटर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। देखो इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में डीसी टैकोमीटर यूज होता है, डीसी टैकोमीटर जनरेटर। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, ये देखो डीसी टैकोमीटर जनरेटर। समझ में आया कि नहीं? मैकेनिकल टैकोमीटर देखो अब जब तक ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जब तक अपने हाथ से, अब ये पूरा का पूरा मेट्रोलॉजी है ना, ये मेट्रोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, हो रही होगी आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को लोगे नहीं अपने हाथों में, अपने हाथों से उसको चलाओगे नहीं, तब तक ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो मैं आपसे को बता दूं कि जहाज़ एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे चलाया जाता है, ये बटन दबाओगे तो उड़ेगा, ये बटन दबाओगे तो नीचे आएगा, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। जब तक जहाज़ को अपने हाथों से लेके अपने हाथों से चलाओगे नहीं, तब तक नहीं। कितना भी सुन लो, वही मेट्रोलॉजी में भी है। जब तक आप अपनी आंखों से देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे नहीं, तब तक मेट्रोलॉजी नहीं समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कॉलेज में आना नहीं है, तो आप कहाँ से सीख पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, तब भी पास तो होना है ना आखिर में। समझ में आ गया? तो डीसी मैकेनिकल टैकोमीटर की बात करें, डीसी टैकोमीटर की देखो डीसी टैकोमीटर में क्या होता है, जैसे ये शाफ्ट हो, जैसे ये भी किसके लिए मेजरमेंट करने के लिए होता है, एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए होता है। एंगुलर वेलोसिटी मेजर करता है, एंगुलर वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है, एंगुलर वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है। इसमें क्या करते हो, इसमें जो भी इस प्रकार के टैकोमीटर में जो शाफ्ट होता है, जिसकी गति का हमें मेजरमेंट करना है, मतलब जिसकी गति को मापना है, मीन्स आरपीएम देखना है, रेडियन पर सेकेंड में देखना है, उसको क्या करते हो कि एक स्थिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, स्थिर चुंबक के बीच में इसको रख देते हो। देख रहे हो, स्पीड टू बी मेजर। जैसे मान लो ये शाफ्ट है, ये देख रहे हो, ये शाफ्ट है, इसको शाफ्ट को, ये शाफ्ट है आपका, क्योंकि देखो शाफ्ट किसका मेजरमेंट करते हो आप लोग, एंगुलर मेजरमेंट शाफ्ट का। तो शाफ्ट को क्या करो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रख दो। समझ में आ गया? तो इस प्रकार जो ये शाफ्ट क्या होगा, इसके बीच में घूमेगा, क्योंकि शाफ्ट घूमता रहता है, शाफ्ट को घूमे, उसी को तो मेजर करना है, घूमने को ही तो मेजर करना है, कितने आरपीएम पे घूम रहा है।
तो इसको इसके बीच में रख, तो चुंबक के बीच में जब ये घूमेगा, जैसे ही शाफ्ट घूमता है तो डीसी वोल्टेज होता है जो शाफ्ट गति के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रूसेस ये जो डीसी ब्रूसेस के द्वारा यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। जैसे ये शाफ्ट घूमता है ना, तो जो भी डीसी वोल्टेज होता है वो शाफ्ट की गति के समानुपाती होता है। मीन्स जितना ही तेज शाफ्ट घूमेगा तो उसमें ये जितना ही तेज ये शाफ्ट घूमेगा ना इसके बीच में, तो ये इतना ही तेज ये रीडिंग देगा। ये रीडिंग समझेगा, ये रीडिंग, ये उतना ही तेज ये शाफ्ट रीडिंग देगा। जैसे मान लो शाफ्ट 1500 आरपीएम में घूमेगा या 1400 आरपीएम में, तो ये जो वोल्टमीटर है, ये डीसी वोल्टमीटर है, ये क्या करेगा, उतना रीडिंग देगा। किसके वोल्ट के टर्म में दे रहा है, देख रहे हो। मोशन को क्या, जैसे एंगुलर मोशन को, जो भी मैकेनिकल मोशन है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ये ट्रांसड्यूसर, देख रहे हो, जिसे वोल्टमीटर से, और जो वोल्टमीटर से उसके बाद से नाप लोगे। समझ में आ गया। ये होता है आपका डीसी टैकोमीटर। डीसी टैकोमीटर में क्या करते हैं अभी बताया मैंने, कि जो जिसका मेजरमेंट करना है शाफ्ट को इस चुंबक के बीच में रख दो, तो जब जितना ही शाफ्ट ये रोटेट करेगा उतना ही ज़्यादा इसमें रीडिंग आएगी, ये वोल्टेज में। समझ में आ गया। तो ये होता है। अब एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि अब पेपर आने वाला है आप लोगों का। 1 महीने 1.5 महीने में इसे सिलेबस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा कराना। अब क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना। मेट्रोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग हाथों से देखते, चलाते, एक्सपेरिमेंट करते, कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करोगे। अब देखो एक चीज़ और बताना इसमें है मुझे, जो भी डीसी टैकोमीटर है, मैकेनिकल टैकोमीटर, ये सब हमने यूज किया है बीटेक में। कोई बात नहीं, आप लोग भी यूज अब नहीं कर पाओ, लेकिन देख लेना अगर। अब क्या देखते, अब देखो एक टॉपिक है इसमें, वाइब्रेशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ये बताता हूँ मैं। जैसे अब डिस्प्लेसमेंट मीजर हो गया, वेलोसिटी मीजर हो गया। अब देखो क्या, अब फ्रीक्वेंसी मीजर करना है हमें। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकेंड, एक कंपन पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। मीन्स एक सेकेंड में कितना कंपन पूरा करती है, मीन्स कंपन। आप जानते हो कि सभी चीज़ें, सभी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वाइब्रेट करता है। अगर जैसे मान लो, अगर लोहा, जैसे स्केल है, तो इसके अगर मान लो तुम स्केल है कोई, ये स्टील का स्केल है, इसे थोड़ा, स्टील का स्केल जो आप लोग यूज किया ना 30 सेंटीमीटर का, उसे अपने हाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो। देखा ना कितना डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा ना, तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, प्राकृतिक आवृत्ति। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी आवृत्ति होती है। अगर मान लो जैसे कोई मशीन है, एक बात बताओ, वाइब्रेशन हर जगह उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन तो वही वाइब्रेशन तो फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, कितना कंपन पूरा कर रहा है एक सेकेंड में। एक मिनट अपने टाइम में, एक सेकेंड टाइम में अपने घड़ी में देखो, एक सेकेंड में कितना कंपन पूरा कर ले रहा है वो वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाइब्रेटिंग जो भी ऑब्जेक्ट है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे आप लोग जानते हो कि जब कोई भी मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, जब उसमें चलता है मीन्स उसमें शाफ्ट रोटेट करता है, डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट मशीन रोटेट करता है। तो जब मशीन जब घूमेगा, मशीन चलेगा, तो क्या होगा, मशीन में कंपन होगा। आप लोग देखते हो मशीन कंपन, जैसे मान लो डीजल इंजन आप लोग गांव में चलाए हो खेतों में, तो देखते हो डीजल इंजन किस तरह से जब चलता है, उसमें इम्पेलर रोटेट करता है, जब उसमें पानी खींचता है, जैसे देखते हो मशीन कितना तेज उसमें आगे पीछे वाइब्रेट करता है, मशीन वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन हर जगह होता है। उसी वाइब्रेशन को मैं मेजर करना चाहता हूँ, कैसे वाइब्रेशन को मेजर करते हैं। समझ में आ गया कि वही वाइब्रेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स एक सेकेंड में फिर देख लोगे कितना कंपन पूरा किया, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे जिसकी भी जैसे मान लो आवृत्ति मेजर करनी है, या तो उसको वाइब्रेशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो भी जैसे इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, उसकी वाइब्रेशन मेजर करनी है, तो उसको क्या करो, उसको यहाँ पे रख दो,
उसको यहाँ पे रख दो। देखो कंपन करती हुई मशीन, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, दिखा है कंपन करती हुई मशीन को, वाइब्रेशन मशीन को यहाँ पे रख दो। वाइब्रेशन मशीन के ऊपर, जैसे मान लो ये आपका मशीन है, जैसे आप लोग चलो मैं अब मेजर कर रहा हूँ आपका जो डीजल इंजन यूज करते हो, जो पंपिंग सेट जो खेतों में, उसकी। चलिए आप लोग लेथी मशीन जो यूज करते हो, लेथ मशीन क्या होता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन वहाँ पे फाउंडेशन बहुत अच्छा दिया जाता है ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो सके। समझ में आ गया? चलो मान लो जिसकी मेजरमेंट करना है, डीजल इंजन है, चलो ये डीजल इंजन तो मेजरमेंट करना है, तो इसके ऊपर इसको उठाओ और रख दो। कैसे उठाओगे, रख दोगे, जैसे मान लो ये डीजल इंजन है, ये इंजन है, इसकी ये चल रहा है, ये रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। अब क्या करो, इस जो वाइब्रेशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, इसको यहाँ पे रखो। कैसे रखोगे, ये आपका बीम हो गया। कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये नीचे बीम होता है, ध्यान दो, अभी तो इसका स्ट्रक्चर भी बताना है। बीम होता है, इसके ऊपर ये स्टील रॉड होती हैं। ये स्टील रॉड क्या होती हैं, ये ध्यान से देखना, समझ में आ गया? ये स्टील रॉड होती है। ये जो स्टील रॉड होती है ना, ये किस पे होती है स्टील रॉड, एक बीम पे माउंटेड होती है। स्टील रॉड मीन्स ऐसे स्टील के छोटे छोटे पतले पतले रॉड होते हैं, और किस पे, बीम के अंदर धंसाया गया रहता है, मीन्स बीम के अंदर माउंटेड होता है, स्टील रॉड लगती है। जिसमें जो प्रत्येक जो स्टील रॉड है या रीड है, ये देखो वाइब्रेशन रीड टाइप, रीड, इसको स्टील इसको रीड, रॉड या रॉड मत कहो, रॉड गोल टाइप के होते हैं, इसको स्टील रीड कह दो। स्टील रीड नाम है, रीड। जो ये स्टील रीड होता है, सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने अभी बताया है, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैंने बताया नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोग एक 9th या 10th में आप लोगों ने एक सुना होगा कि जैसे जब सैनिक जाते हैं पुल पर तो सैनिक जब पुल पे परेड नहीं करते हुए जाते हैं, मतलब परेड करते हुए नहीं जाते, क्योंकि पुल टूटने का खतरा रहता है। क्यों? आप लोगों ने उसका आंसर पढ़ा होगा, क्योंकि पुल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब सैनिक उस पर गुजरते हैं, जब वो ऐसे पैर को ऊपर नीचे परेड मार्च करते हुए पटकते हुए जाएंगे, मार्च करेंगे, तो क्या होगा, उसके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। और पुल की अपनी वाइब्रेशन है, पुल की देखो अपनी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। तो जब पुल की वाइब्रेशन और उनकी वाइब्रेशन, सैनिक के पैर की सैनिक जो मार्च कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन दोनों मिल जाती है, तो पुल बहुत बड़े आयाम से, बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी से, बहुत बड़े आयाम जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी का लेवल चेक करता है, मीन्स कितना बड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। मीन्स जैसे आयाम देखो, जैसे आयाम क्या होता है, जैसे ये आयाम होता है आपका, जैसे ये इसका आयाम छोटा छोटा है, जैसे क्योंकि ये दूरी देखो, इसके मीन पोजीशन से दूरी इतना ही ए है, तो मीन पोजीशन से कितना, जैसे अब मान लो बड़ा आयाम देखना है तो इतना बड़ा देखो, ये बड़ा आयाम हो गया। बड़ा आयाम देखो मीन पोजीशन से इतना दूर है, इसका फ्रीक्वेंसी जा रहा है वाइब्रेशन। तो वही बता रहा था, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो बहुत बड़े आयाम से वो पुल वाइब्रेशन करने लगता है। जब बहुत बड़े आयाम से वाइब्रेशन करने लगता है, तो पुल टूटने का खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, जब किसी चीज़ को आप बहुत बड़े आयाम से ऐसे घुमाओगे, जब स्टील स्केल ही है, बहुत बड़े आयाम से उसको आगे पीछे खूब तेज आप क्या करो, वाइब्रेट कर रहे हो, तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। तो वही होता है, इसीलिए सैनिकों को पुल पे मार्च करते हुए नहीं जाना है, मीन्स कदम से कदम मिलाते हुए, जैसे नहीं होता है परेड होता हुआ, करते हुए नहीं जाना है, मना कर दिया जाता है। समझे? उसी तरह से ये वाइब्रेशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी भी तो सेम टू सेम है। कैसे? देखो अभी मैंने बताया, जो ये स्टील रीड होती हैं, ये स्टील रीड होती है, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अपनी फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे आप स्केल लिए हो, स्केल को थोड़ा सा आप स्टील स्केल ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ सामने नहीं हो, नहीं तो मैं दिखाता। आप स्टील स्केल लो, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, देखना स्टील स्केल को डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो स्टील स्केल क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। उसी को कहते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक आवृत्ति। तो ये भी जो स्टील रीड है ना, ये समझ लो उसी तरह स्टील स्केल का पतले पतले हैं, तो सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो इसकी ऐसे एग्जांपल दे, जैसे मान लो ये पहला दिख रहा है, इसकी 100 है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी 50 है, इसकी 1500 है, इसकी है 2000 है। मतलब हर एक जो स्टील, जैसे ये जो बीम पे रखा गया है, ये हर, जैसे मान लो इसकी है 1000, इसकी है 500, इसकी है 100, इसकी है 200,
तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये स्टील रीड्स हैं। अब क्या करो, जिसका हमें वाइब्रेशन मेजर करना है, वाइब्रेशन मेजर करना मतलब जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, अब क्या करो, उसको उसके ऊपर ये पूरा सिस्टम रख दो। जैसे मान लो ये मशीन ही है आपका, चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट कर रहा है तो इसको जो भी फ्रीक्वेंसी मीटर, भी रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये बीम है, उसके ऊपर स्टील रीड है, ये रख दो। एक बात बताना, जब ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट मीन्स कंपन कर रहा है, जब ये कंपन कर रहा है मशीन और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ये इसको कहते हैं कंपन रीड टैकोमीटर। देखो लिखा है, जब वाइब्रेशन रीड फ्रीक्वेंसी मीटर को रख दोगे, इस पे रख दोगे तो क्या होगा, ये मोशन कर रहा है अपने माल, तो इसके मोशन को, ये जो स्टील रीड है ना, ये सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इनमें से देखेगा कि कौन इसके मोशन के समतुल्य है, कौन इसके वाइब्रेशन के समतुल्य है। मीन्स जैसे आप लोग अभी बताया मैंने एग्जांपल कि पुल पे जब सैनिक चलते हैं, जब मान लो मार्च करते हुए या परेड करते हुए चलेंगे, तो कब पुल टूटने का खतरा हो जाएगा, जब जो सैनिक परेड कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और पुल की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, मीन्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बहुत बड़े आयाम से मोशन करेगा। उसी तरह से ये जो आपका मशीन है, इसकी वाइब्रेशन और इसमें से मान लो इसकी 1000 है, इसकी 500 है, 500 से वाइब्रेट कर रहा है, तो मान लो इसकी वाइब्रेशन 500 है और इसकी भी 500 है, तो ये स्टील रीड मैच कर जा रहा है इसके वाइब्रेशन से। तो ये स्टील रीड क्या होगा, जैसे अभी देखो, जैसे ये आपका मशीन है जो मोशन कर रहा है, ये मशीन है, इसी के वाइब्रेशन को मेजर करना है। इसके ऊपर ये स्टील बीम रखी है, बीम के ऊपर स्टील रीड है, जैसे मान लो मैं इसी स्टील रीड को पकड़ रहा हूँ, इसका मोशन 500 है और 500 वाइब्रेशन से, इसको भी 500 वाइब्रेशन से, इन दोनों का मैच कर गया, तो ये जो वाइब्रेशन रीड है, ये बहुत तेजी से मोशन करने लगेगा। बाकी इनका 100 है, इनका 50 है, इनका 1000 है, बाकी ये सब तो मैच नहीं कर रहे 500 से, तो ये सब बहुत तेजी से आयाम से नहीं मोशन करेंगे, ये रीड केवल सिर्फ यही करेगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 500 है। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन रीड है, ये बहुत तेज से मोशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, वाइब्रेशन सेम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम पता कर लेंगे 500 है कि 1000 है। इस तरह से वाइब्रेशन टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है। आई थिंक आज का हो गया लेक्चर। धन्यवाद। अब बाकी अगले लेक्चर में हम और भी देखेंगे।